गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पूनम शर्मा। आज बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को क्लियर करूँगी इस टॉपिक को। भारतीय शासन व्यवस्था और कनाडा की शासन व्यवस्था का कैसा रूप है। अक्सर आपके एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप लोग 10 ईयर उठा के देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा होता है जब भारतीय संघवाद और कनाडा के संघवाद की या इंडियन फेडरेशन या कनाडियन फेडरेशन की कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों के जो फेडरेशन सिस्टम है, दोनों का जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस तरीके का है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनकी क्या क्या समानताएं हैं आपस में, क्या क्या कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है दोनों की शासन व्यवस्था में और कौन कौन सी डिससिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कौन कौन सी असमानताएं हैं दोनों की शासन व्यवस्था में, उसके बारे में पूछा जाता है। उनका वर्णन करना होता है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा ही, और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, हर साल आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, हमारा भारत से रिलेटेड हमारा पेपर है, तो भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरेशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करो। या तो दोनों का एक साथ कंपैरिजन करते हुए पूछेंगे कि दोनों की समानताएं और दोनों की जो असमानताएं हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। और 99% यही क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करने के लिए। और दूसरा जो 1% चांस होता है क्वेश्चन आने का इस चैप्टर से, वो आता है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उसका वर्णन कीजिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है कि भारत की शासन व्यवस्था किस तरह की है और उसमें क्या खूबी है, किस तरीके से भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक रूप देखा जा सकता है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो मैं ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये भारतीय शासन व्यवस्था या कनाडा की शासन व्यवस्था है क्या, शासन व्यवस्था होती क्या है। इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग भारत में तो शुरू से रहे, बचपन से भारत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर कनाडा के लिए थोड़ा बहुत जान लेना, उसकी शासन व्यवस्था जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा, कैसे काम करती है, ये चीज़ें हम बेसिक चीज़ें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। जैसे कि जब इंडिया की बात की जाती है तो शासन व्यवस्था क्या है, मैं अभी चैप्टर से थोड़ा अलग होकर आपको थोड़ा कुछ नॉर्मल बातें बता रही जो आप लोगों को इंडिया और कनाडा के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि शासन व्यवस्था क्या होती है, किस तरह की शासन पद्धति दोनों देशों ने अपनाई हुई है, क्या क्या उनकी खूबी है जिसको संघात्मक बोला जाता है, क्या क्या खूबी है उन जो पद्धति उन्होंने शासन व्यवस्था की अपनाई हुई है, और क्या क्या इन दोनों के अंदर समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में अच्छे से मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। उससे पहले थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि इंडिया एक स्टेट है, ठीक है, इंडिया एक स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है, एक राज्य है, संप्रभु राज्य है इंडिया। मतलब वो बिल्कुल आज़ाद है पूरी तरीके से अपने निर्णय लेने के लिए, दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार करने के लिए, अपना पूरी तरीके से जो उसको डिसीजन लेना होता है उसके लिए। क्योंकि हमारे भारतीय देश का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। हमारे भारतीय राज्य का या राष्ट्र का, इसको राज्य राष्ट्र दोनों बोला जा सकता है, पर वर्तमान संदर्भ में 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के बाद से एक शब्द प्रचलित हुआ है दुनिया में, राज्य। राज्य बोला जाता है हर देश को। उसकी अपनी 4 विशेषता होती हैं। पहला, उसके पास अपनी जनसंख्या होनी चाहिए, वो तो है भारत के पास। दुनिया के मोस्टली के सभी कंट्री के पास जनसंख्या तो होती है। दूसरा, सरकार, उसकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा, अपना एक थर्ड जो क्वालिटी आती है जो राज्य के पास होनी चाहिए, स्टेट के पास, वो अपना एक
पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए जिस तरीके से। तो भारत का एक अपना एरिया है। तो ये जो 3 अभी मैंने खूबियाँ बताई हैं, ये तो एक किसी भी राज्य को देश भी बनाती है। देश बनाने, राष्ट्र बनाने के लिए भी इनफ है। पर राष्ट्र कब राज्य बन जाता है, क्या चीज़ एक एक्स्ट्रा है जो राज्य और राष्ट्र में फ़र्क करता है, वो होता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यानी आज़ादी। तो जिनके पास आज़ादी, सरकार, जनसंख्या और अपना एरिया है, चारों चीज़ें हैं, वो राज्य कहलाता है। तो भारत एक राज्य कहला सकता है क्योंकि भारत के पास ये चारों चीज़ें, इसलिए भारत के लिए राज्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कनाडा की अगर बात की जाती है तो कनाडा को बोला तो जाता है, पर पूरी तरीके से कनाडा को हम राज्य नहीं बोल सकते। कनाडा को हम राष्ट्र बोले, ये ठीक है, चलता है। क्यों? क्योंकि कनाडा, दोनों देश आप लोगों को पता है जैसे कि दोनों राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। दोनों ही ब्रिटिश के कभी उपनिवेश रह चुके हैं। कनाडा भी ब्रिटेन, जो कनाडा है वो भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है, कॉलोनी रह चुकी है। और भारत भी ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी है। तो भारत तो के पास पूरी तरीके से अपनी संप्रभुता है। उसके संविधान में मेंशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हम संप्रभु राज्य हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं। तो भारत के पास तो पूरी तरीके से संप्रभुता है, पर कनाडा के पास आज भी पूरी संप्रभुता नहीं है। क्योंकि कहा जा सकता है कि कनाडा में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन कौन से? एक गवर्नर जनरल, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का पोस्ट होता है ना, तो राज्य, हमारे यहाँ के राज्य अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है। वहाँ पे कनाडा में जो राज्य अध्यक्ष है यानी देश का अध्यक्ष है, इसी तरीके से जो कनाडा के राज्य अध्यक्ष हैं उनको गवर्नर जनरल बोला जाता है। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा। मैं आगे आपको कनाडा की शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से, डिटेल से कराऊंगी, तो कंफ्यूज मत होइए। थोड़ी बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। भारत और कनाडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, खासकर कनाडा के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट को राष्ट्रपति कहा जाता है, वैसे वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पोस्ट है, पद है, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कनाडा के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं, एक वहाँ का गवर्नर जनरल यानी राष्ट्रपति, और दूसरा जो ब्रिटेन की महारानी है या महाराज यानी ब्रिटेन के जो सम्राट है, वो भी वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जा सकते हैं। क्योंकि उनके वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, राष्ट्रपति के, वहाँ के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, गवर्नर जनरल के साथ मिलके तो वो इम्पोर्टेंट डिसीजन पे साइन करते ही हैं, काम करते ही हैं। पर वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन के सम्राट हैं, उनकी परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ क्लियर करके रखिएगा आप लोग कि इसीलिए ब्रिटेन आज भी पूरी तरीके से संप्रभु देश, कनाडा पूरी तरीके से संप्रभु देश नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भारत तो पूरी तरीके से ब्रिटेन की कॉलोनी, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, पूरी तरीके से रिलीज़ हो गई थी। पर कनाडा में आज भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो ब्रिटेन की सम्राट से परमिशन लेना पड़ता है, ब्रिटेन की सम्राट से सलाह मशवरा करना पड़ता है। ये होता है फॉर्मेलिटी के लिए, पर उनके डॉक्यूमेंटेशन में ये मेंशन है। और उनको कोई भी परामर्श लेने के लिए, कोई भी एडवाइस लेने के लिए ब्रिटेन की महारानी के साथ बात करनी ही पड़ती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने के से पहले ब्रिटेन की जो सम्राट है, महारानी है, उनसे बात करनी पड़ती है, एडवाइस लेना पड़ता है। हमारे भारत में जैसे कि कोई रूल रेगुलेशन बनाया, कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है तो सीधे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं, तो बिल अपने आप बन जाता है और कार्यपालिका उसको लागू कर देता है। ठीक है। पर कनाडा में क्या होता है, जो बिल वहाँ की पार्लियामेंट से पास होता है, वहाँ की पार्लियामेंट के भी 2 सदन है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी आपको, उसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और जो पार्लियामेंट का फंक्शन है ना, दोनों का लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी दोनों की शासन व्यवस्था को जानने के लिए। इसीलिए इन्हीं दोनों देशों की आपस में तुलना ही है, क्योंकि इन दोनों की जो शासन व्यवस्था काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। इसीलिए कनाडा और भारत का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ने में आया आपके कोर्स में, क्योंकि बहुत सारे देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, पर बाकी देशों का भारत के साथ कंपैरिजन करने के लिए, ये समानता करने के लिए नहीं आया है। हमारे जो कोर्स में BA सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसमें कनाडा को ही क्यों मेंशन किया गया है, वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूँगी। तो अभी अपना ये जान लेते हैं हम लोग कि
कनाडा में कोई जैसे पार्लियामेंट में कोई भी विधेयक पास किया जाता है, कोई भी रूल रेगुलेशन के लिए कोई बिल पास किया जाता है, तो वो वहाँ की गवर्नर जनरल के पास साइन होने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नर जनरल कौन है? वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा आप लोग। और वहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको गवर्नर जनरल कहा जाता है। गवर्नर जनरल तो इस बिल पे साइन करते ही हैं, पर ब्रिटेन की महारानी यानी जो सम्राट है उनके साथ भी उसके लिए एडवाइज करना पड़ता है, सलाह मशवरा लेना पड़ता है। जो भी इम्पोर्टेंट काम है, कोई डील करनी पड़ती है दूसरे देश के साथ, तो भी ब्रिटेन की महारानी के साथ एडवाइस लेना पड़ता है। हर काम में उनको ब्रिटेन के सम्राट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और वहाँ पे ये मेंशन है, ज़रूरी है, क्योंकि वो राष्ट्रमंडल के तो दोनों ही सदस्य हैं, पर वो प्रभु सत्ता उनके पास पूरी तरीके से नहीं है, ये कहा जा सकता है। जब इंग्लैंड ने छोड़ा उनको, कनाडा को छोड़ा, तो सब कुछ उनको अपना करने के लिए दे दिया है, सब कुछ वो अपना शासन व्यवस्था अच्छे से चला सकते हैं, पर पूरी तरीके से उनको रिलीज नहीं किया, पूरी तरीके से उनको छोड़ा नहीं। फॉर्मेलिटी के तौर पे सही, क्योंकि पूरी दुनिया का दबदबा है, पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ब्रिटेन चाह के भी कनाडा को दोबारा अपना उपनिवेश नहीं बनाएगी, ये पता है। वैसे चाहती है तो बना सकती है, पर ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, डेमोक्रेटिक स्टेट है पूरी दुनिया में, तो ब्रिटेन कनाडा को अपना उपनिवेश नहीं बना सकती है। कनाडा को ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कनाडा अपनी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अपनी शासन व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र होकर चलाती है, पर पूरा स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। पर उसको मेन डिसीजन के लिए ब्रिटेन की सम्राट के साथ वहाँ पे एडवाइस लेना ही पड़ता है, सलाह मशवरा करना ही पड़ता है। तो ये दोनों बहुत बड़ा अंतर है भारत और कनाडा की शासन व्यवस्था में। दूसरा, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में क्या डिफरेंसेस है भारत के और कनाडा की। कनाडा का जो पार्लियामेंट का, भारत का तो पार्लियामेंट आप लोग को अच्छे से पता है कि हमारा संसद है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी को भारत के पार्लियामेंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, मेरा यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, मेरे चैनल पे मिलेगा आप लोगों को, कि भारत की पार्लियामेंट जो संसद है उसमें 2 अंग है, उसकी क्या विशेषता है, 2 सदन उनकी क्या विशेषता है। क्योंकि संसद के 3 अंग, भारतीय संसद के 3 अंग माने जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उनके 2 सदन कहलाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। उनकी क्या क्या विशेषता है, किस तरीके से कानून आता है, कौन कौन से कानून कहाँ, कौन कौन से सदन में आ सकते हैं, किस सदन की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में आप लोगों को वीडियो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब बात की जाती है कनाडा की संसद की, यानी कनाडा के पार्लियामेंट की, तो कनाडा में भी 2 सदन मिलते हैं भारत की तरह, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। हमारे भारत में जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहा जाता है, निम्न सदन है उसको लोकसभा कहा जाता है। जबकि कनाडा में जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहा जाता है। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो कनाडा का पार्लियामेंट का उच्च सदन है उनको अपर हाउस जिसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीनेट। और जो लोअर हाउस है यानी निम्न सदन है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, वहाँ पे है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा आप लोग। बार बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप चैनल को पॉज करके इस बात को समझ सकते हैं कि कनाडा और भारत में 2 मेन डिफरेंसेस हैं। मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ, तभी आप लोग इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था और कनाडा की संघात्मक व्यवस्था में किस तरीके से समानता होते हुए भी असमानताएं हैं। बहुत सारी समानताएं हैं, पर थोड़ी बहुत असमानताएं भी है। कौन सी असमानताएं हैं वो आप लोग को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 मेन फंक्शन, इनकी जो शासन व्यवस्था है, इनकी जो बनावट है गवर्नमेंट की, उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। 2 बहुत मेन डिफरेंसेस दिखते हैं। पहला तो ये कि भारत में एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो राष्ट्रपति कहलाता है नाम मात्र के दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पर भारत में फिर भी राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। इनडायरेक्ट तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है यहाँ का। जब कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाती है, यानी वहाँ के गवर्नर जनरल की बात की जाती है, तो वो उनका जनता द्वारा इलेक्शन नहीं किया जाता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, बल्कि मैंने अभी पहले ही बताया जो मेन डिसीजन लिए जाते हैं, मेन अपॉइंटमेंट जो भी किए जाते हैं कनाडा में, वो ब्रिटेन की सम्राट के एडवाइजरी पे किया जाता है, उनकी सलाह मशवरा पे किया जाता है। अब कनाडा में सिर्फ इलेक्शन प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के लिए किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी संसदीय शासन व्यवस्था है।
पहले बता देती हूँ कि दोनों देशों में संसदीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्था के क्या मतलब है कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, इलेक्शन होता है, जो भी वहाँ का शासन व्यवस्था को चलाता है, जो भी मेन जो लीडर होता है चलाने वाला, तो उनका इलेक्शन किया जाता है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का पोस्ट है, पर हमारे यहाँ पे शासन व्यवस्था को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, तो उनका डायरेक्ट इलेक्शन जनता द्वारा कराया जाता है। और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है राष्ट्रपति का, वो भी जनता द्वारा राष्ट्रपति का कराया जाता है। इसी तरीके से कनाडा में भी संसदीय शासन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहाँ पे भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जनता द्वारा चुनी जाती है डायरेक्ट। और जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी गवर्नर जनरल है जो, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से नहीं चुनी जाती है जनता द्वारा। वहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जाके ब्रिटेन के सम्राट के साथ एडवाइस लेते हैं, ब्रिटेन के सम्राट महारानी के साथ बातचीत करते हैं, उनके सामने ऑप्शन रखते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसको हम गवर्नर जनरल बनाना चाहते हैं। यानी गवर्नर जनरल पूरी तरीके से नाम मात्र का कहा जा सकता है। तो वो उनसे परमिशन लेके ही गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट की जाती है। भारत की तरह इनडायरेक्ट नहीं चुना जाता, और अमेरिका की तरह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये याद रखिएगा आप लोग। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की ब्रिटेन की महारानी के साथ एडवाइस लेके एक ऑप्शन रखा जाता है, ये ऑप्शन है हमारे पास गवर्नर जनरल के लिए, तो उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है कनाडा में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा। और दूसरा, दोनों के पार्लियामेंट में बड़ा जो डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर में, वैसे तो जो काम करने का तरीका है लगभग एक जैसा है, पर दोनों के नाम में बहुत डिफरेंसेस आता है, तो नाम को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। जो भारत का उच्च सदन है, मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी इन दोनों में समानता या असमानता आप लोग कर पाएंगे। तो भारत का उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन जो है लोअर हाउस, उसको लोकसभा कहा जाता है। इसी तरीके से कनाडा का जो अपर हाउस है, उच्च सदन जिसको कहा जाता है, वो सीनेट है। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया। सीनेट लगेगा कि बड़ा जाना पहचाना सीनेट शब्द है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। इसका अपर हाउस सीनेट है, और जो लोअर हाउस है वो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी ब्रिटेन में जो लोअर हाउस, उसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ के लोअर हाउस को भी हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। तो जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, दोनों सदन हैं संसद के, इन दोनों का जो नाम है वो अमेरिका और इंग्लैंड से सिर्फ लिया गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक का सीनेट है, उच्च सदन का नाम, जो राज्यसभा है यहाँ पे वो वहाँ की सीनेट का काम करती है। और जो वहाँ की लोअर हाउस है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आके बैठती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी जिस तरीके से यहाँ का पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही है। यहाँ की गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है, वहाँ की गवर्नमेंट भी उसी तरीके से काम करती है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट है प्रेजेंट में इंडिया में। जम्मू एंड कश्मीर अब वहाँ का हमारे यहाँ का स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी उनको बना दिया गया, ये आप लोग को पता ही है अभी। तो इंडिया में 28 स्टेट है, और यूनियन टेरिटरी कितने हमारे? 9 यूनियन टेरिटरी है। इसी तरीके से कनाडा में 10 स्टेट हैं, 10 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरी वहाँ पे 3 है। हमारे यहाँ हमारी राजधानी दिल्ली है, यानी इंडिया की राजधानी दिल्ली है, और कनाडा की राजधानी ओटावा करके है। आप बेसिक चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, पर आप नहीं भी लिखना चाहे तो आपको पता होना चाहिए, मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को। इंडिया का जो पोर्शन है वो एशिया में आता है, एशिया के साउथ में आता है, और एरिया अगर भारत का एरिया देखा जाए तो 7th नंबर पे आता है। इसी तरीके से जो कनाडा है वो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है, और एरिया वाइज वो 2nd नंबर पे आता है। 1st नंबर पे तो रशिया आता है, और 2nd नंबर पे इसी तरीके से एरिया वाइज कनाडा आता है। हमारा भारत 7th नंबर पे आता है। एरिया का क्षेत्रफल जो देखा जाए तो 7th नंबर पे आता है। अब जो मेन डिफरेंसेस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से अलग है, कौन से वहाँ पे गवर्नर जनरल होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। वहाँ की पार्लियामेंट में यहाँ की पार्लियामेंट में भी 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। वहाँ की पार्लियामेंट में भी 2 हाउस होते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, और कोई डाउट यहाँ तक हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो को बार बार पॉज करके इस चीज़ को, डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं। अभी
वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 99% तो यही क्वेश्चन आता है और हर साल आता है। इस साल भी 2020 में भी पूछा जाएगा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था और कनाडा की संघात्मक व्यवस्था में क्या डिफरेंसेस है, क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, यानी तुलना करने के लिए पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि वो सिर्फ भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा कि वो कैसी है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो हम पहले भारत की संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं और कनाडा की संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम दोनों की विशेषता अच्छे से समझ जाएंगे, शासन व्यवस्था कैसी है दोनों की फेडरेशन को लेके, पूरी तरीके से फेडरल है या नहीं है, तो हमें डिफरेंसेस और समानताएं दोनों अपने आप ही अच्छे से पता लग जाएगी। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले हम भारत को देख लेते हैं। शासन व्यवस्था की जब बात की जाती है कि भारतीय शासन व्यवस्था और कनाडा की शासन व्यवस्था का रूप कैसा है, शासन व्यवस्था कैसा, एक तो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप लोगों को मैंने बार बार बताया है, पहले भी वीडियो में बताया कि भारत संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो वो तो समझ में आता है कि भाई यहाँ का जो प्रधान होगा यानी प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, उनका इलेक्शन किया जाता है और जो राष्ट्रपति है उसको भी इनडायरेक्ट तरीके से जनता द्वारा चुना जाता है। तो इस देश में भी संसदीय शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पर यहाँ के गवर्नर जनरल को ब्रिटेन के सम्राट के साथ एडवाइजरी चुना जाता है, यानी सलाह परामर्श लेके चुना जाता है। इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और जो है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, जो मिनिस्टर काउंसिल है, वो जनता द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनी जाती है। तो दोनों जगह संसदीय शासन व्यवस्था ये क्लियर करता है, दोनों जगह डेमोक्रेसी है, ये क्लियर करती है बात, ठीक है। आगे हम जब शासन व्यवस्था एक और फॉर्म होता है कि शासन का संचालन किस तरीके से किया जाए। ये तो है कि स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर कैसे संसदीय स्ट्रक्चर है, बाहरी जो देश का स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो तो संसदीय पार्लियामेंट्री है। पर अंदर का जो शासन व्यवस्था स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से चलाया जाए, शासन व्यवस्था किस तरीके से चलाया जाए, कानून किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से बना के रखे, उसके बारे में यहाँ पे शासन व्यवस्था से उसका मतलब लेंगे। तो अंदर के कानून को चलाने के लिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा गया। इसी तरीके से अंदर की शासन व्यवस्था अच्छे से चल पाए कनाडा की, उसके लिए भी संघात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे रखा गया। दोनों ही ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है, दोनों ब्रिटेन की कॉलोनी है। यहाँ पे प्रभु सत्ता अच्छे से अभी तक हम लोग को भारतीय को मिल गई है। यहाँ पे पूरी तरीके से प्रभु सत्ता वाला देश नहीं कहा जा सकता कनाडा को, क्योंकि ब्रिटेन के महारानी अभी भी इंटरफेयर करते हैं, मेन डिसीजन जो लिए जाते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो भारत जब शासन व्यवस्था, अंदरूनी शासन व्यवस्था, बाहरी शासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है उसको संसदीय, दोनों के पास संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पर अंदरूनी शासन व्यवस्था की बात की जाती है कि किस तरीके से नियम कानून बनाया जाना चाहिए, तो उसके लिए शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तो वो दोनों देशों में कैसी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था कही जाती है, यानी फेडरेशन सिस्टम दिया गया। और फेडरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी केंद्र और राज्यों में जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि केंद्र अपनी सीमा तक काम करेगा, राज्य अपनी सीमा तक काम करेगा, वहाँ पे बोला जाता है कि फेडरेशन सिस्टम है, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट है फेडरेशन सिस्टम का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो आया अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका भी कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रही है, पर वो सबसे पहले रिलीज हो गई थी वो 1776 में वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था यानी फेडरेशन को अपनाया। राज्यों को अलग तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से शक्ति दे दी, पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया। केंद्र के पास अलग से शक्ति, पूरी तरीके से बराबर वहाँ पे कॉन्सेप्ट है शक्ति का, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का जो विभाजन किया गया पूरी तरीके से किया गया। अमेरिका के सेंटर के पास भी एक सुप्रीम कोर्ट है, तो राज्यों के पास भी सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका के सेंटर के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका की सेंटर के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेरिका के जो स्टेट है उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संघात्मक पूरी तरीके से शक्ति को बराबर बराबर बांटा गया, अमेरिका के केंद्र के पास भी और अमेरिका के राज्यों के पास भी, ठीक है। पर जब कनाडा और भारत की बात कर ली जाती है तो थोड़ा अलग दिखता है। यहाँ इनकी संघात्मक शासन व्यवस्था अलग देखी जा सकती है, इसीलिए कहा जा सकता है कि जो संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, पर उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग देखा जाता है, पूरी तरीके से अमेरिका जैसा नहीं, पूरी तरीके से स्टेट को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। इसी तरीके से भारत में भी पूरी तरीके से राज्यों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है, पर पूरी तरीके से स्टेट को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। इसी तरीके से कनाडा में भी पूरी तरीके से स्टेट को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है।
पर इसका ये मतलब नहीं कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश नहीं है। यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था के बहुत ज़्यादा गुण दिखाई देते हैं, विशेषताएं दिखाई देती है, इसीलिए इनको संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देती हूँ कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है वो कनाडा से ली गई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो इसका मतलब कनाडा में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना पहले हो गई थी, कनाडा पहले रिलीज हो गया था ब्रिटेन से, और उसके बाद भारत में जो शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था वो हमने कनाडा से ली है। हम लोग आप लोग को पता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं, हमारे यहाँ पे संविधान की विशेषताएं हैं, वो हमने अलग अलग देशों से ग्रहण की हुई है, अलग अलग देशों से ली है। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है वो हमने कनाडा से ली है। अब किस तरीके से, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे देशों के पास संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, पर सबकी अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। अमेरिका में पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिली हुई है राज्यों केंद्र को, जबकि यहाँ पे बांधा हुआ है, कहने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश, यानी शक्तियों का पूरा विभाजन किया गया। पर कहीं ना कहीं जाके हमारे भारत में भी और यूनिफाइड सिस्टम यानी एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण दिखाई देते हैं। और हमारे भारत की सिचुएशन ऐसी थी उस समय पे, तो जो हमारी सिचुएशन थी वो कनाडा से बहुत मिलती जुलती थी, इसीलिए हमने कनाडा जैसी संघात्मक शासन व्यवस्था को उठाया, यानी वहाँ भी एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण दिखाई देते हैं जो हमारी परिस्थितियों की बहुत ज़्यादा मेल खाती थी। इसीलिए हमने कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो पर कनाडा अपने आप को पूर्णतः संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। और जब हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाती है तो हमारे लिए जो केसी वियर का स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग के हेल्प के लिए, केसी वियर का जो स्टेटमेंट है वो भारत को अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था के जितने गुण हैं उतने ही एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी दिखाई देते हैं, यानी पूरा शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे भी संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ एकात्मक के गुण दिखाई देंगे, पर यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे एक पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम बोला गया इस कंट्री को, दोनों ही गुण दिखाई देते हैं। पर यहाँ पे अपने आप को कनाडा बोलता है कि हम फेडरेशन सिस्टम है, हम पूरी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को फुलफिल करते हैं, तो इसीलिए इनको अर्ध संघात्मक वाला देश नहीं कहा जा सकता है, इनको संघात्मक वाला देश ही कहा जाता है। पर भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं देखी जाती है, इसीलिए केसी वियर ने यहाँ भारत के लिए अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब मैं भारत की विशेषताएं बता देती हूँ और साथ साथ ही कनाडा की शासन एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता भी बता देती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाए, पहले संघात्मक की विशेषता देख लेते हैं। संघात्मक की बात की जाए तो किस तरीके से लगता है कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है वो बता देती हूँ। पहला, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी डिवीजन ऑफ पावर भी बोल सकते हैं, शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं, कुछ अपने पास केंद्र ने रखी है। आप लोगों ने हमारे यहाँ पे 3 तरह की लिस्ट पाई जाती है गवर्नमेंट के पास, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य के विषय, केंद्र के विषय राज्य सूची में शामिल किए गए हैं, जो राज्य के विषय हैं वो राज्य सूची में दिए हैं, मतलब दोनों को अपना अपना विषय दे दिया गया है, अपना अपना एक क्राइटेरिया बना दिया गया है काम करने का कि ये राज्य काम करेगी इस सूची में जितने भी विषय उनके ऊपर, और जितने भी केंद्र के पास विषय हैं उनके ऊपर केंद्र काम करेगी, यानी शक्तियों का सेपरेशन किया गया है, बांट दिया गया है, शक्तियां दोनों के अधिकारों को बांट दिया गया है, दोनों के कामों को बांट दिया गया है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था का गुण है। संघात्मक का मतलब ही कामों को बांट देना है, दोनों की शक्तियों को बांट देना है, ठीक है। दूसरा, जब बात कर ली जाती है तो संविधान की सर्वोच्चता, अब कहने के लिए तो एक ही संविधान है, पर उस संविधान में राज्यों का भी ध्यान रखा जाता है और केंद्र का भी, पूरे देश के लिए एक संविधान बनाया गया है, पर दोनों ही संविधान में दोनों की ही गरिमा, दोनों ही के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे भी संघात्मक शासन व्यवस्था को गुण देखने के लिए मिलता है। तीसरा, कहा जाता है कि लिखित और कठोर संविधान है भारत में, यानी भारत में जो भी राज्य और केंद्र के अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरीके से लिखित हैं। कभी भी कोई नहीं केंद्र ये नहीं बोल सकता कि राज्य तुम मेरी बात मानो, मैं स्टेट वहाँ पे लिखित है, मेंशन है, कोई दबाव नहीं डाल सकता कि केंद्र यूनियन सेंटर प्रेशर नहीं डाल सकता स्टेट के ऊपर, या स्टेट ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा शोषण कर रहे हैं। तो इन दोनों के कामों को अच्छे तरीके से डिवाइड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखित रूप फॉर्म में, मतलब रिटर्न में डिवाइड किया हुआ है। तो प्रेशर के अंडर आके ये लोग काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था वाला
कहा जा सकता है विशेषता है भारत के पास। जो चौथा पॉइंट आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी न्यायपालिका सर्वोच्च है तो स्टेट में अपनी हाई कोर्ट है, वहाँ तक जाके अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। इसी तरीके से सेंटर के लिए भी हाई कोर्ट बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट। जो बात जब सुप्रीम कोर्ट की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी राज्यों की सुनवाई की जाती है। जो भी स्टेट या सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होते हैं, या आपस में दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सोल्यूशन किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी दोनों के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है, केंद्र और राज्यों के। तो यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था की जो थ्योरी है वो काम करती है। दोनों को अधिकार मिले हुए हैं, पता लगता है कि दोनों की ही बात सुनी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ एक की नहीं सुनी जाती, दोनों की सुनी जाती है। तो यहाँ पे भी बोला जा सकता है कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है। दूसरा कब, अब बाकी जो फिफ्थ पॉइंट है वो कब पता लगता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, जो भारत संसद की जब बात की जाती है। जब संसद में मैंने पहले बताया 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये मैं संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण बता रही हूँ भारत के संदर्भ में, तो इसको प्लीज नोट करके रखिएगा आप लोग। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताइए, तो आप लोग इसी तरीके से मेंशन करेंगे। पहले संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण बताएंगे और उसके बाद एकात्मक के गुण बताएंगे, और थोड़ी सी आलोचना करनी है, क्योंकि भारत में बोला जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था है, पर केसी वेयर की स्टेटमेंट भी लिखनी है आप लोगों को। पर एक्चुअल में जब देखा जाता है तो भारत में दोनों के ही गुण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको क्रिटिसाइज करते हुए लिखेंगे। और जो मैंने आप लोगों को अभी बताया संघात्मक शासन व्यवस्था का एक और गुण है कि भारत की जो संसद है उसमें राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन देखे जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात की जाती है कि शक्तियों का विभाजन दोनों में किस तरीके से किया गया है, तो लोकसभा में सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो आके उनके फॉर्म बैठते हैं, लोकसभा में कहा जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद सेंटर में रहती है, वही डिसीजन लेती है सेंटर का, तो वो उसमें आके बैठते हैं। जो अपोजिशन पार्टी है वो भी उस लोकसभा में आके बैठते हैं। पर राज्यसभा, यहाँ राज्यसभा के प्रतिनिधि राज्य से चुन के आते हैं, तो वो राज्य जो भी कानून बन रहा होता है लोकसभा या राज्य संसद में, तो उनकी नज़र होती है राज्यसभा में, वो पूरी तरीके से कानून के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं या देख सकते हैं कि कौन सा कानून बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। तो राज्यसभा में राज्य के जो प्रतिनिधि आके बैठते हैं, इसका मतलब दोनों को ही पार्लियामेंट में सेपरेशन ऑफ पावर अधिकार दिए गए हैं बैठने के लिए, स्टेट के मेंबर्स को भी और सेंटर के मेंबर्स को भी। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर भारत के संदर्भ में कहलाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। और सेम क्वालिटी जो मैंने संघात्मक शासन व्यवस्था की बताई है वो आप लोग कनाडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कनाडा के संघात्मक शासन व्यवस्था की जब बात की जाती है तो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ कनाडा में भी एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे भी लिखित संविधान है, लिखित फॉर्म मिलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों को सूची यानी लिस्ट के माध्यम से बांट दिया गया सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, 10 स्टेट्स है, यहाँ पे 10 स्टेट हैं, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट में यहाँ पे भी सूचियाँ बनी हुई हैं। जैसे भारत में सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, यहाँ पे भी सूचियाँ हैं, उनमें बांट दिया गया है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण भारत के देख लेते हैं अब। कब लगता है कि भारत एकात्मक, इतने सारे गुण हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के, फिर भी लगता है कि भारत एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो शक्तियों का विभाजन, फिर से उन्हीं पॉइंट्स पे आते हैं, उन्हीं पॉइंट्स से क्रिटिसाइज करते हैं कि जो पॉइंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया है उन्हीं पॉइंट के थ्रू हम क्रिटिसाइज करते हैं। उन्हीं पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ ज्यादा झुकाव दिखता है भारत का। किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर मैंने बताया, दोनों को अधिकार दिया हुआ है, पर दोनों के अधिकारों में भेदभाव किया गया है। किस तरीके से भेदभाव किया गया है, जो यूनियन यानी सेंटर को जो सब्जेक्ट्स मिले हैं यानी विषय मिले हैं केंद्र सूची में, वो 97 सब्जेक्ट, 97 विषय यानी 97 विषय पे काम करती है सेंटर। राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है उसमें 66 सब्जेक्ट यानी राज्य सूची में 66 विषय को रखा गया, यानी कितना डिफरेंसेस है दोनों के काम करने में। सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, ज़्यादा कानून बनाने के लिए अधिकार दिए गए हैं, जबकि राज्य को कम 66 विषयों पे सिर्फ कानून बना सकते हैं। यानी यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देता है, केंद्र की तरफ शक्तियों का ज़्यादा झुकाव दिखाई देता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जब सारा काम केंद्र चलाती है, यानी ब्रिटेन में पूरी तरीके से एकात्मक शासन व्यवस्था है, जब स्टेट को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती। भारत में स्टेट को स्वतंत्रता तो दी जा रही है पर भेदभाव किया जा रहा है। साफ पता लगता है कि सेंटर को इतने सारे विषय दिए गए हैं और स्टेट को कम विषय दिए गए हैं। दूसरा, जब एकात्मक शासन व्यवस्था का जब फॉर्म दिखाई देता है वो कब लगता है कि जो राज्यों के गवर्नर जनरल है, जो राज्यों के गवर्नर है, यानी जो
राज्यों में जो गवर्नर चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के परामर्श पे चुने जाते हैं और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यानी स्वतंत्र नहीं है वो राज्यों में गवर्नर जो है, तो वो राष्ट्रपति का एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो वो भी मतलब एक तरह से सेंटर को ही स्ट्रांग बना रहा है, केंद्र को ही मजबूत बना रहा है ये सिचुएशन भी। तो एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ झुकाव दिखाई देता है। अब राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन केंद्र आराम से कर सकती है, संसद में 2/3 बहुमत पास करके राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी यहाँ पे भी सेंटर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। दूसरा, राज्यों में जो राज्यसभा है यहाँ पे वो असमान प्रतिनिधि बैठते हैं यहाँ पे, यानी यूपी से अलग बैठेंगे, यूपी से अलग कितने कैंडिडेट आएंगे, अलग आएंगे, हरियाणा से अलग कैंडिडेट आके बैठेंगे। यहाँ मतलब यहाँ पे एक जैसे प्रतिनिधि प्रणाली नहीं है भारत में राज्यसभा में। जो बड़ा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा एरिया है वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि आके यहाँ पे आके रिप्रेजेंटेटिव आके बैठते हैं। जो एरिया छोटा है, जो स्टेट छोटा है, वहाँ से कम रिप्रेजेंटेटिव आके बैठते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा पे भी लोकसभा का ही दबदबा होता है, सेंटर का ही दबदबा बना होता है। तो ये भी बिल्कुल फेल हो जाता है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो थियरी मैंने बताया था कि राज्यसभा में स्टेट्स आके बैठते हैं तो वो स्टेट की देखभाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कितने आके बैठते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है, अगर उन्हीं स्टेट में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, वही आके राज्यसभा में बैठते हैं, तो अपने आप ही जो सेंटर है, हमारा केंद्र है, वो अपने आप ही उनकी शक्तियां स्ट्रांग हो जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जब बात की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय में अक्सर देखा गया कि सेंटर के फेवर में ही स्टेटमेंट दिया जाता है। जो अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेट और सेंटर के बीच में, सुप्रीम कोर्ट में वो आता है केस, तो अक्सर 99% ऐसा होता है कि सेंटर के फेवर में ही वो डिसीजन दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। और जो बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों की शक्ति को अलग अलग बांट दिया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ ज्यादा दिखाई दिया जाता है। तो इसी तरीके से जितने पॉइंट्स मैंने एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण यहाँ भारत में बताए हैं वो सब कनाडा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही सुप्रीम कोर्ट है, शक्तियों का पावर यहाँ पे भी केंद्र की तरफ ज्यादा बांटा गया है। पर फिर इन सब बिल्कुल एक जैसी सिमिलैरिटीज होने के बाद भी ये अपने आप को पूरी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहता है, और ये अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था वाला, संघात्मक वाला इस्तेमाल करता है, पर ये अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण दिखाई देते हैं भारत में, और अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आप लोगों को याद रखने हैं, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब मैं आप लोगों को दोनों जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संघवाद और कनाडा के संघात्मक शासन व्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पहले हम संघवाद शब्द देखते हैं। संघात्मक शब्द या संघवाद भी इसको बोला जाता है, वो कहाँ से आया है? संघवाद या संघात्मक शब्द की जब बात की जाती है तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द फेडरल से लिया गया है, और इसका जन्म लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से लिया गया है। फोइडस इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने मेंशन किया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति ये क्यों कहाँ से आया है। मतलब मोस्टली कंट्री में संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है, पर मोस्टली कंट्री की जब संघात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एक जैसा नहीं है। तो वो मैंने पहले ही बताया कि उनकी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया जाता, उनका थोड़ा ना थोड़ा जो मॉडल है उनको चेंज करके अपने जो परिस्थितियां उनके अनुसार बना के अपने हिसाब से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत और कनाडा की शासन व्यवस्था में बहुत सिमिलैरिटीज है, इसलिए भारत ने कनाडा से इस फॉर्म को उठाया। कनाडा के फॉर्म जहाँ पे सेंटर और राज्य दोनों को भी पावर बांटी गई है, पर सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखा गया है। तो भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उस समय 1947 में ये बिल्कुल सही था, इसलिए हमने कनाडा की संघात्मक शासन व्यवस्था की फॉर्म को उठाया है। ठीक है, इसका अर्थ यानी संघात्मक शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि या समझौता किसके साथ? केंद्र और राज्य का आपस में समझौता कि हम शक्तियों को आपस में इस तरीके से बांट लेंगे। ठीक है, तो समझौता होता है, इसका मतलब केंद्र राज्य में से पावर ऑफ सेपरेशन या जब पावर को बांटने की बात होती है, शक्तियों को हम बांटेंगे, तो उन दोनों के बीच में समझौता होता है। इसीलिए यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया, शब्द का इस्तेमाल किया संघवाद का। ठीक है,
भारत और कनाडा दोनों ही देशों के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, परंतु भारतीय संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द नहीं है। इसी तरीके से कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं भी संघात्मक शब्द नहीं मिलेगा, आपको यूनियन शब्द मिलेगा वहाँ पे। संघात्मक जो शब्द है पूरी तरीके से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। मैंने अभी भी बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो पूरी तरीके से क्वालिटी होती है ना, कि स्टेट को भी बराबर पावर देना और सेंटर को भी बराबर रखना, स्टेट का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना, स्टेट के पास भी अपना सुप्रीम कोर्ट होना, पूरी तरीके से पावर को बांटना प्योरिटी के साथ वो अमेरिका में किया गया। ठीक है, जब कनाडा और भारत की बात की जाती है तो वहाँ पे यूनियन की ज़्यादा चलती है। यूनियन का मतलब क्या है, सेंटर की ज़्यादा चलती है, केंद्र की ज़्यादा चलती है। तो संघात्मक शब्द को ही इस्तेमाल नहीं किया गया। जहाँ पे संघात्मक शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। पर भारत और कनाडा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने यूनियन वर्ड रखा है। अब जहाँ कनाडा में कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है वो यूनियन शब्द के साथ चलते हैं, और जब भारत की बात की जाती है तो राज्यों का संघ कहलाता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं भारत में, यूनियन ऑफ स्टेट, और कनाडा में सिर्फ यूनियन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो परंतु वास्तव में भारत एक संघ है। भारत एक संघ है मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ भारत के बारे में ज़्यादा लिख रही हूँ, तो क्योंकि जब आपका क्वेश्चन सिर्फ भारत के ऊपर आता है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो भारत एक संघ है और कनाडा एक संघ है। किस तरीके से, क्योंकि यूनियन की तरफ, केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव देखा गया है शक्तियों का। ठीक है, इसमें संघीय सरकार के सभी लक्षण मौजूद हैं। कनाडा में भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और कनाडा में ही पहले अपनाई गई थी, क्योंकि हमने ये फॉर्म कनाडा से लिया है संघात्मक शासन व्यवस्था का। ठीक है, संसार के जितने देश संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाए हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य ही देखने को मिलती है, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघीय शासन व्यवस्था में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन करके उसको अपनाया है। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। और कौन कौन से देश हैं मोस्टली जिनमें संघात्मक शासन व्यवस्था का देखा जाता है क्वालिटी, भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, और भी बहुत सारे देश हैं ऐसे, पर इनका नाम मोस्टली इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, परंतु इनमें से अमेरिका में पूरी तरीके से शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, उसने पूरी तरीके से शासन व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का ये गुण कनाडा से लिया गया है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसलिए इन दोनों देशों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है, परंतु दोनों देशों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो काफ़ी असमानताएं, काफ़ी विभिन्नताएं भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब कौन सी सिमिलैरिटीज़ है, कौन सी डिससिमिलैरिटीज़ है, वो देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। क्योंकि तुलना करो तो तुलना किस भी पे कर सकते हैं, कुछ समानताएं बताएंगे और कुछ असमानताएं बताएंगे, तो अपने आप ही तुलना हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी समानताएं हैं पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, कि दोनों का लिखित संविधान है, दोनों का थोड़ा कठोर है पर लचीला भी है। ठीक है, अब कठोर लचीला कैसे, कि 2/3 मेजोरिटी का होना किसी भी कानून को पास करने के लिए 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, दोनों ही सदन में पास होना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से कनाडा में भी यही रूल काम करती है। तो दोनों में ये मैं समानताएं बता रही हूँ, तो जो भी मैं एक देश के लिए बताऊंगी दूसरों में ऑटोमेटिकली आप लोग समझिएगा ये विशेषता है। ठीक है, दूसरा, दोनों ही देश में संसदीय शासन प्रणाली है। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है जनता द्वारा डायरेक्ट चुनी जाती है। ठीक है, दोनों के राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र के हैं। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, वो भी नाम मात्र की शक्तियां रखते हैं, और जो कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी गवर्नर जनरल, वहाँ पे गवर्नर जनरल कहा जाता है, वो भी नाम मात्र की शक्तियां रखते हैं। ठीक है, दोनों ही देशों में संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके वहाँ की प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद काम न कर रही हो। ठीक है, भारत और कनाडा दोनों ही देश में शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में ज़्यादा किया गया है। दोनों ही देशों में शक्ति का विभाजन किया गया है। दोनों ही देशों में लिस्ट है, यानी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, पर केंद्र की तरफ ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है दोनों ही देश में। संसद के उच्च सदन में असमान प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अब जब बात कर ली जाती है कि दोनों ही देश में ऐसा है कि जो उच्च सदन है हमारे भारत में, जो राज्यसभा है, वहाँ का जो सीनेट है, दोनों में ही स्टेट के एरिया के हिसाब से आके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, प्रतिनिधि बैठते हैं। यानी भारत में यूपी से ज़्यादा आएंगे राज्यसभा में बैठने के लिए, हरियाणा से उससे कम, मिजोरम से और भी ज़्यादा कम बैठने के लिए आएंगे। इस तरीके से बना हुआ है। इसी तरीके से जो वहाँ के उच्च सदन है यानी सीनेट, वहाँ पे भी
एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा एरिया जितना बड़ा है वहाँ से प्रतिनिधि उतने ज़्यादा आके बैठेंगे सीनेट में, जो एरिया छोटा है, राज्य छोटा है, वहाँ से कम प्रतिनिधि आके बैठेंगे सीनेट में। ठीक है, तो ये हो गई सिमिलैरिटीज़। और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ है वो भी देख लेते हैं, असमानताएं जिसको कहा जा सकता है वो देख लेते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, मैंने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप लोग इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में ताकि आपका आंसर थोड़ा और बड़ा हो सके। ठीक है, पहला भारत और कनाडा दोनों राष्ट्रमंडल के सदस्य, कहने के लिए तो दोनों राष्ट्रमंडल के देश हैं, पर दोनों में असमानता क्या है मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। भारत पूरी तरीके से संप्रभु वाला देश है, यानी जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रपति जनता द्वारा इनडायरेक्ट चुनी जाती है। जो कनाडा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कनाडा के प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद ब्रिटेन के महाराज या महारानी सम्राट के साथ एडवाइस करते हैं, सलाह मशवरा के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, तो ये असमानताएं हैं। दूसरी असमानता कौन सी है, जो कनाडा के जो गवर्नर जनरल है उनको यह अधिकार है कि उनके पास कोई कानून आता है ना साइन करने के लिए, संसद में जब पास हो जाता कोई बिल या विधेयक तो हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाता है साइन होने के लिए। तो भारत में तो वो अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये कानून पे वो साइन नहीं भी करना चाहते तो भी उन्हें करना पड़ता है, वो कानून उनको पास करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो नाम मात्र के कहलाते हैं। परंतु कनाडा में ऐसा नहीं है, अगर कनाडा की जो गवर्नर जनरल है उस कानून पे साइन नहीं करते उसको अस्वीकार कर सकते हैं, उनको स्वीकार करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो उस कानून को अस्वीकार कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। जो तीसरा इन दोनों देशों में जो डिससिमिलैरिटीज है वो है दोनों देशों के जो उच्च सदन है उनकी स्थिति। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से। इनकी बनावट के बारे में यहाँ पे दोनों देशों के उच्च सदन की स्थिति से मतलब है दोनों की बनावट। जो कनाडा का सीनेट है, ठीक है, पहले भारत की बात कर लेते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत का कॉन्सेप्ट हमेशा से पढ़ा है, तो भारत का क्लियर होगा तो यहाँ का भी क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले बताया जैसे हम यहाँ राज्यसभा बोलते हैं उच्च सदन को, वहाँ पे उच्च सदन को सीनेट बोला जाता है, यहाँ पे निम्न सदन को लोकसभा बोला जाता है भारत में, वहाँ पे निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। यानी दोनों फॉर्म है ना अमेरिका और ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो भारत में राज्यसभा के 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये आप लोग को अच्छे से पता है क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी करा चुकी हूँ। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया वो भी वीडियो में जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। राष्ट्रपति भी करा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो भारत में जो राज्यसभा है उसमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, पर जो सीनेट के जितने भी मेंबर है, जितने टोटल मेंबर हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है, तो सीनेट में कोई भी चुन के नहीं बैठता, गवर्नर जनरल उनको नॉमिनेट करती है, पूरे मेंबर्स को, पूरा सीनेट को गवर्नर जनरल नॉमिनेट करती है। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ पे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है और लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश होने के लिए जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई हामी नहीं भरती तो अपने आप ही पास माना जाता है। ठीक है, पर कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में जो धन विधेयक है हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद सीनेट में जाता है और सीनेट उसको नामंजूर कर सकती है। ठीक है, उसको कैंसिल कर सकती है सीनेट धन विधेयक को। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या हमें पसंद नहीं है आ रहा है ये प्रस्ताव, तो उसको कैंसिल कर सकती है। भारत में राज्यसभा नहीं कर सकती, 14 दिन के बाद वो अपने आप ही पास माना जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास कनाडा और भारत का जो दोनों का डिफरेंसेस वो मैंने आप लोगों को बताया, दोनों की सिमिलैरिटीज बताई, दोनों की शासन व्यवस्था कैसी है वो बताया। जब भारत के ऊपर अगर अलग से इंडिया के ऊपर संघात्मक शासन व्यवस्था को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया किस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के सारे गुण लिखने हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण लिखने हैं और केसी वीर का ये स्टेटमेंट लिखना है कि दोनों, कहने के लिए तो भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है पर इसके आर्टिकल 1 में ही मेंशन है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, संघात्मक कहीं शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके लिए अर्ध संघात्मक एक शब्द इस्तेमाल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, केसी वियर ने इस्तेमाल किया। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। केसी वियर बहुत बड़े जो थिंकर थे, उन्होंने भारत को अर्ध संघात्मक वाला देश माना है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया के ऊपर आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और जब कनाडा के ऊपर अलग से नहीं आएगा, कभी आप लोग सोचे या तो भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा जब आप दोनों को बताएंगे, या फिर दोनों की तुलना करके क्वेश्चन आएगा, तो इसमें हम दोनों के फॉर्म आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। और जब दोनों की तुलना आएगा तो थोड़ा सा
भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताने, यानी दोनों थोड़ा भारत की क्वालिटी बताने, किस तरीके का शासन व्यवस्था, इस चीज़ को मेंशन करेंगे। और थोड़ा सा कनाडा के बारे में बताएंगे कि कनाडा में किस तरीके से गवर्नर जनरल है, वहाँ पे संसद में 2 सदन है, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने आंसर को 20 नंबर का बनाने के लिए। और उसके बाद दोनों की सिमिलैरिटी जो मैंने आप लोगों को बताई है वो बताएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो सिमिलैरिटीज बताई हैं वो बताएंगे आप लोग, और दोनों की असमानता मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक किताब अगर आप लोग बुक से पढ़ते हैं, बुक तो आप लोग ज़रूर रखिएगा अपने लिए पढ़ने के लिए, पर बुक से आपको सब कुछ अलग अलग पढ़ने के लिए मिलेगा। पर अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो में मैंने सबका निचोड़ एक साथ कंक्लूजन पूरा चैप्टर के एक साथ रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे साथ कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिसोल्यूशन करूँगी उसका। और प्लीज़ आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, मई में तो नहीं हो पाएगा, सबको पता है जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, और जो केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो पर जून के एंड तक, जून के मिड या एंड तक आपका या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि ऑफलाइन मोड में किया जाए, पर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में भी कराया जा सकता है, ऑफलाइन मोड में भी। तो प्लीज़ प्रिपेयर करके रखिएगा अपने जितने भी चैप्टर्स हैं। घर में रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।